EHI 5 4 क्वेश्चन हम दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य को किस प्रकार संगठित किया। यह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन और बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। आपके अनुसार नवाबों की असफलता के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के चरित्र और व्यापारों संबंधों को किस प्रकार परिवर्तित किया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 4 क्वेश्चन कोई भी आपके इग्नू एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसको हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को एक वीडियो में देख लेंगे और तीसरा और चौथा क्वेश्चन को फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य को किस प्रकार संगठित किया। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मैसूर राज्य, जो छोटा क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा ये बड़ा क्वेश्चन में। मैसूर राज्य के बारे में हम जानते हैं कुछ। मैसूर राज्य हैदराबाद के दक्षिण में था। मैसूर में पहले वाडियार वंश का शासन था। इस वंश के खत्म होने पर एक मजबूत और सुधरे हुए प्रशासन का गठन हुआ। ये जब वंश खत्म हो गया, इसके स्थान पे एक सुधरे हुए और मजबूत प्रशासन की ज़रूरत थी। शुरुआत में 18वीं शताब्दी के मध्य यहाँ का प्रशासन उथल पुथल होने लगा, क्योंकि वो वाडियार वंश खत्म होने के बाद यहाँ पे मराठा का भी आक्रमण हुआ। अंग्रेज भी चाहता था कि ये हमारे में मिल जाए, जिसके कारण यहाँ का प्रशासन उथल पुथल रहा। 18वीं शताब्दी में वाडियार से लेकर टीपू सुल्तान तक मैसूर के सभी शासकों को एक ओर तो मराठा के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवाद की चुनौती से निपटना पड़ा। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। जब देखा कि मैसूर जो है मराठा और हैदराबाद और कर्नाटक की विस्तारवाद नीति में उलझा हुआ है, तो अंग्रेज इस स्थिति का फायदा उठाकर मैसूर को अपने में मिलाना चाहता था। परंतु 18वीं शताब्दी में जानी मानी हस्तियाँ थी, मतलब बहुत से ऐसे थे जो इसके अंग्रेज़ों के विरोध में थे। उसमें एक टीपू सुल्तान था, जो अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत का टक्कर लेने वाला एक लोक नायक बन चुका था। मतलब अंग्रेज़ को एक टीपू सुल्तान ही टक्कर देने वाला था। अंग्रेज भी यह मानता था कि टीपू सुल्तान उसके राह का कांटा मानता था कि अंग्रेज़ को भी ये हो गया था कि टीपू सुल्तान साहसी है और उनके रास्ते में एक रोड़ा बना हुआ है मैसूर राज्य को अपनाने से। मैसूर राज्य को विजयनगर साम्राज्य की वायसराय से बदलकर वोडेयार वंश ने उसे एक स्वतःशासी राज्य बना दिया। अब मैसूर को दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का उत्तरदायित्व हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान पर था। हैदर टीपू सुल्तान के पिताजी थे, यानी कि हैदर का बेटा टीपू सुल्तान था। हैदर अली बहुत ही साहसी था, वो कुछ पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके लिए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किस प्रकार मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली ने मिलकर मैसूर राज्य को फैलाया। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य बना, जिसने अंग्रेज़ों को भी 1769 में 5 मील तक खदेड़ दिया था, उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया। इतना ये टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली उसका प्रशासन इतना मजबूत हो गया था कि अंग्रेज़ों को भी 5 मील तक खदेड़ दिया था, उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया था। हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर में एक छोटे अधिकारी के रूप में आरंभ किया था। हैदर अली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
हैदर अली अपना जीवन मैसूर में एक छोटे अधिकारी के रूप में आरंभ किया था। अनपढ़ होने पर भी उसमें तीव्र बुद्धि थी। पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, फिर भी वह बुद्धि में बहुत तेज था। वह बहुत अधिक ओजस्वी, साहसी एवं दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। वह एक बुद्धिमान सेनापति तथा चतुर कूटनीतिक भी था। इसने डिंडीगल के राजस्व में गबन किया और अपनी फौज तैयार की, जो हैदर अली के इशारे पर चले। हैदर अली ने नजराज और देवराज का तख्ता पलटकर मैसूर की सत्ता अपनी हाथ में ले ली। मैसूर पे जो राज कर रहा था उसका तख्ता पलट करके हैदर अली ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया, बेडमोर को जीत लिया। उसके बाद जैसे ही सत्ता लिया तो बेडमोर को जीता और लूट का जो धन वहाँ से प्राप्त हुआ वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसमें लगा दिया। एरिंगपट्टनम स्थापित किया था, वो अपनी राजधानी एरिंगपट्टनम स्थापित किया था। थोड़े ही समय में हैदर अली ने एक मजबूत सेना स्थापित की। मतलब मैसूर पे जैसे ही वो अपना आधिपत्य किया, अपना बागडोर अपने हाथ में लिया, उन्होंने एक मजबूत सेना बना लिया। शुरू से ही हैदर अली के अंग्रेज़ों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। अंग्रेज़ के साथ हैदर अली का संबंध बहुत तनावपूर्ण था। उसे फ्रांसीसी से बड़ा मूल्यवान सहायता, मगर अंग्रेज़ से तनावपूर्ण था, मगर फ्रांस के साथ वो एक दोस्ताना रिश्ता बनाए हुए था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसकी सहायता के लिए काउंट लाली हैदर को 10,000 रुपया प्रति माह तथा साथ ही थेंगूर और एलाव मोसोर के किले देने का सहमत हो चुका था। फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद तिरुनापल्ली, मदुरई, तिनवली आदि को हैदर को मिल गया फ्रांसीसियों से। 1761 तक मैसूर की सेना में फ्रांसीसियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, जिसमें मैसूर को आग्नेयास्त्रों और तोपों को उपयोग के लिए एक माहौल तैयार हो गया था। और यहाँ का प्रशासन के बारे में थोड़ा बताते हैं। हैदर और बाद में टीपू सुल्तान ने अपने प्रशासन ढांचे को मजबूत किया। दोनों ने वाडयारों को पुराने प्रशासन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो पहले से चला आ रहा था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। दोनों बाप और बेटे दोनों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जो पहले से चल रहे सेना और राजस्व के 18 विभागों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। इसी कारण थॉमस मुनरो, जो अंग्रेजी सेना अधिकारी था, वह कुलीन वर्गों को अपनी ओर आने को कहा। थॉमस मुनरो जो अंग्रेज़ का एक अधिकारी था, वह कुलीन वर्ग, जो पैसे वाले वर्ग था, उसको अपने ओर बोला आने के लिए, परंतु इन्होंने एक विनम्र मामूली लिपन की जगह देसी शासकों के साथ जुड़ना किया। देसी शासकों का यहाँ तात्पर्य है कि टीपू सुल्तान मैसूर के साथ आना पसंद किया। देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने वित्त आयोग में क्या किया। हैदर और टीपू सुल्तान ने किसानों को मुफ्त में अपनी जीती हुई ज़मीन दे दी। जो जीता हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान का, वो मुफ्त में मतलब किसानों को ज़मीन दे दिया और सिंचाई का भी प्रबंध करवाया। इसके बदले वो राजस्व लेता, उसे अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत करता। जो राजस्व मिलता उससे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करता। व्यापार और से प्राप्त राजस्व, व्यापार से जो राजस्व प्राप्त होता था उसका क्या था। व्यापारी लोग मैसूर की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। व्यापारियों जो मैसूर के अंदरूनी एवं बाहरी व्यापार राजस्व में एक अहम भूमिका निभा रही थी। इसमें टीपू सुल्तान ने एक अहम समझा कि एक अहम विभाग है। उसने आसफों को नियुक्त किया जो व्यापार पर काबू कर सके और टीपू द्वारा स्थापित व्यापार केंद्र चला सके। यानी टीपू सुल्तान जो व्यापार स्थापित किया था वो चला सके। मैसूर को जो भी व्यापारी व्यापार करने आता, व्यापार का लाभ का जितना भी व्यापार में लाभ मिलता था उसका 35% व्यापारी का होता था, बाकी जो है 65% वो मैसूर का था, बाकी राजस्व में चला जाता। टीपू सुल्तान ने मुद्रा को कठोरतापूर्वक पालन करवाया। टीपू सुल्तान जो मुद्रा का चलन था वो काफ़ी कठोर से पालन करवाया ताकि मैसूर का व्यापार और खिले, जिससे राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा हो। 18वीं शताब्दी तक मैसूर को एक मजबूत राज्य बना दिया गया।
टीपू और हैदर अली जिस कारण मैसूर एक मजबूत राज्य बना, जो संगठित होकर एक मतलब अलग अंग्रेज के सामने एक अलग नेतृत्व में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में एक अलग देखिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन और बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? आपके अनुसार नवाबों की असफलता का क्या कारण थे? इसके बारे में हम इस क्वेश्चन के बारे में अब पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन और बंगाल के नवाबों के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण कौन कौन थे? पहला कारण थे राजस्व मुक्त व्यापार के विशेषाधिकार का दुरुपयोग। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह विशेषाधिकार मुगल बादशाह फारुखसियार से प्राप्त किया था। इस विशेषाधिकार का प्रयोग कंपनी के व्यापारी अपनी निजी व्यापार के लिए जबरन करने लगा था। जो अधिकार उसे मुगल बादशाह फारुखसियार से मिला था, कंपनी के लोग इस विशेषाधिकार को अपने निजी स्वार्थ के लिए जबरन करने लगा था बंगाल पे। दूसरा कारण था कलकत्ता शहर के अंदर किलेबंदी का अधिकार। बंगाल के नवाबों ने इन दोनों कायों को लगातार विरोध किया। सिराजुद्दौला के शासन में यह संकट और गहरा गया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां मतलब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध हुआ। इसके युद्ध के असफलता के क्या कारण हुआ था? जो युद्ध हुआ था प्लासी का पहला युद्ध और बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में असफलता क्यों मिली बंगाल के नवाबों को, इसके बारे में भी चर्चा करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपके अनुसार नवाबों की असफलता के क्या कारण थे। आइए हम असफलता के कारण हम चर्चा करते हैं। सिराजुद्दौला के दरबार के असंतुष्ट तत्वों, खासकर जगत सेठों और यार लुफ्त खां, राय दुर्लभ और अमीर चंद्र ने सिराजुद्दौला को पदच्युत करने के लिए अंग्रेज का साथ दिया था। मतलब ये सब आदमी जो था अंग्रेज का साथ देने वाला था। इस षड्यंत्र के पीछे असंतुष्ट तत्व का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि शायद वे अलीवर्दी के शासनकाल में स्थापित व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। प्लासी का युद्ध 1757 नवाब के दरबार में पनप रही गुटबंदी का ज्वलंत उदाहरण है। प्लासी में कंपनी की जीत उनकी शक्ति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि नवाब के निकट सहयोगियों के धोखेबाजी के कारण हुई। मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। प्लासी की युद्ध हारने के बाद बंगाल के नए नवाब मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। अंग्रेजों और नवाबों के बीच एक संधि हुई, जिसके मुताबिक अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार को संरक्षण ही नहीं प्रदान किया गया, बल्कि इस विशेषाधिकार का क्षेत्र विस्तार भी किया गया। इसके बदले कंपनी ने आश्वासन दिया कि वह नवाब की सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्लासी के युद्ध में कंपनी का साथ देने वाले षड्यंत्रियों ने बंगाल की स्वायत्तता का जो स्वप्न देखा था, वह स्वप्न ही साबित हुआ। शीघ्र ही मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित बंगाल के स्वायत्त सत्ता ढह गई। मीर जाफर की अयोग्यता, दरबार के अंदर चल रहे षड्यंत्र और नवाब की सेना की कमजोरी से प्रोत्साहित होकर अंग्रेज प्रांत के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करने लगे। मीर जाफर सैन्य सहायता के लिए कंपनी पर निर्भर होता गया। इसके बदले में कंपनी ने और अधिक धन और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त किए, पर नवाब के पास इतना धन नहीं था कि वह कंपनी की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके। कंपनी की अनगिनत मांग और नवाब की असफलता के कारण मीर जाफर और कंपनी में अंततः प्रत्यक्ष संघर्ष हो गया। मीर जाफर को मजबूर होकर गद्दी छोड़नी पड़ी। अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौता के तहत मीर कासिम को नवाबी हासिल हुई, पर उसका भी वही हाल हुआ जो मीर जाफर का हुआ। मीर कासिम ने अपने शासनकाल के तहत पहले वर्ष में स्वतंत्र बंगाल राज्य स्थापित करने की भरपूर कोशिश की। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बिहार ले
गया ताकि अंग्रेज के प्रभाव क्षेत्र से दूर रह सके। उसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना करना था। उसने राज्य की वित्तीय और सैन्य व्यवस्था को पुनः संगठित करने की कोशिश की। सेना को फिर से संगठित किया गया, एक बारूद और हथियार के कारखाना स्थापित किया गया और संदिग्ध व्यापारियों को जिस पे शक था उसको सेना से निकाल दिया गया। गबन को रोका गया, फालतू खर्चे को बंद किया गया और जमींदारों को नियंत्रित किया गया। विद्रोही जमींदारों को पदच्युत कर दिया गया और इसके स्थान पर अमीलों और राजस्व कृषकों की नियुक्ति की गई। नवाबों के इन प्रयासों से किसी को यह शक नहीं हो रहा कि नवाब एक स्वतंत्र और सख्त शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए कृत संकल्प हैं। कंपनी के लिए यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। मीर कासिम ने व्यक्तिगत व्यापार का कसकर विरोध किया क्योंकि इससे राज्य के राजस्व को धक्का पहुंचता था और नवाब के स्वायत्तता का हनन होता था। बंगाल में अंग्रेजी की व्यापारिक घुसपैठ से न केवल राज्य की आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही थी बल्कि यह नवाब के अधिकार को भी खुली चुनौती थी। दस्तक राजस्व मुक्त व्यापार अधिकार का कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग 1764 के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। पटना पर अंग्रेजों द्वारा अचानक आक्रमण करने के बाद अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच खुला व्यापार युद्ध छिड़ गया। बिहार और उड़ीसा के प्रांतीय कुलीन वर्गों और अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम ने इस युद्ध में मीर कासिम की सहायता की, पर यह संयुक्त मोर्चा अंग्रेजों को आगे बढ़ने से न रोक सका और बंगाल के नवाब के स्वतंत्र शासन का अंत हो गया। मीर कासिम को गद्दी से उतारकर फांसी दे दी गई और मीर जाफर को पुनः अधिक कड़ी शर्तों पर गद्दी पर बैठाया गया। अब उसे और इसके उत्तराधिकारियों को न केवल 5 लाख रुपये पर अपने मासिक कंपनी को भुगतान करना था बल्कि पदाधिकारियों को नियुक्ति और पदच्युत करने में भी उनकी सलाह माननी थी और सैन्य शक्ति में कमी लानी थी। व्यवहारिक रूपों से अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हो गया। 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि का मार्फत इस औपचारिक भी प्रदान किया गया। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान नियुक्त किया गया। इन तीनों प्रांतों का वित्तीय प्रशासन कंपनी को सौंप दिया गया। इसके तहत कंपनी द्वारा बादशाह को 2,26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने थे। बंगाल के नवाब नजीम बने और औपचारिक रूप से उन्हें प्रतिरक्षा, कानून और व्यवस्था का और न्यायालय का क्षेत्र सौंपा गया। संक्षेप में प्रशासन का सारा जिम्मा नाजिम का हुआ। राजस्व तथा सभी अधिकारों पर कंपनी का हक बना। इस प्रकार दीवानी प्राप्त कर अंग्रेजी विरहित बंगाल के मालिक बन बैठे और हैदराबाद और अवध के विपरीत बंगाल में स्वायत्तता का नामो निशान नहीं छोड़ा। दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो या ये क्वेश्चन जिस तरह हम बताएं अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का प्रतीक्षा करें। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।